Everyone. In this chapter, we are going to learn about sound. What is sound? The sensation felt by our ears is called sound. हमारी कानों के द्वारा जो सुना जाता है वही साउंड है. जो सेंसेशन जो महसूस किया जाता है वही साउंड है. साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड एक तरह का एनर्जी का रूप है. टाइप ऑफ एनर्जी है साउंड. साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर. साउंड एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जिसकी मदद से हम लोग सुनते हैं. कहाँ से सुनते हैं? कानों से. तो वी हियर मेनी साउंड्स अराउंड अस इन आवर एवरीडे लाइफ. एट होम we hear the sounds of our parents talking to us. We also hear the sounds of telephone bell, radio, television, stereo system, mixer grinder and washing machine. At a school, we hear the sounds of our teachers, classmates and the school bell. We hear the sounds of scooters, motorcycles, cars, buses and trucks on the road. And the sound of a flying aeroplane is heard from the sky. At a music concert, we hear the sounds produced by various musical instruments like sitar, veena, violin, guitar, tanpura, piano, harmonium, flute, shanai, tabla and cymbals, etc. And in the garden, we hear the sounds of chirping of birds. हम लोग पूरे दिन अपने कानों से कुछ न कुछ सुनते रहते हैं और वो सुनने के अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं. वो सारे यहाँ पर बताए गए. ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. साउंड जो ट्रेवल करता है किसी भी मीडियम में वह वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है. इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. If we throw a piece of a stone in the still surface of water in a pond, then expanding circles called ripples or water waves are formed over the surface of water. यदि हम लोग किसी भी शांत जल में कोई पत्थर फेंकते हैं तो हम लोग देखे हैं कि वहां से वेव्स फॉर्म किया और जिसे कि लहरें कहते हैं और वो फॉर्म करता हुआ किनारे की तरफ चलती जाती है. When a water waves passes over the surface of water in a pond, there is no actual movement of water from the center to the sides of the pond. Only the water molecules vibrate up and down about their fixed positions, though the water appears to be moving to us. सिर्फ होता क्या है कि जब भी हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो कोई वेव्स जो है वहां से निकलकर किनारे की तरफ नहीं बढ़ती है, बल्कि वहां पर सिर्फ क्या होता है? वाइब्रेशन होता है. जो ऊपर और नीचे अप एंड डाउन वो वाइब्रेशन होते रहते हैं. अप एंड डाउन वाइब्रेशन होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में, जो कि हमें दिखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वहां से वेव फॉर्म किया और किनारे की तरफ बह रहा है, लेकिन वैसा नहीं होता है. वाटर का मूवमेंट नहीं होता है, वह उसी जगह पर अप डाउन मूव करते रहता है. Sound travels in form of waves. When sound produced by any vibrating body, say the vocal cords of a singer or the vibrating parts of a musical instrument, comes to us through air, there is no actual movement of air from the sound producing body to our ears. जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से, जैसे कि यह गिटार कोई बजा रहा है और वहां से गिटार के बजाने से जो आवाज निकला वो आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है, तो उसमें जो जहां जो एयर जो है मीडियम माध्यम है, जिस माध्यम के थ्रू हमारे कानों तक वह साउंड पहुंचता है, तो वहां पर एयर का मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि एयर का क्या होता है? सिर्फ वहीं पर आपका माध्यम है और उसी माध्यम के थ्रू हमारा वो साउंड हमारे कानों तक
पहुंचता है, एयर का कोई मूवमेंट नहीं होता है। ओनली साउंड एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू द वाइब्रेशन, सिर्फ साउंड एनर्जी जो है वो वाइब्रेशंस के द्वारा, वाइब्रेशंस ऑफ एयर, एयर के वाइब्रेशंस के द्वारा, एयर के वाइब्रेशन के द्वारा दाएं बाएं आगे पीछे सिर्फ वाइब्रेशन के द्वारा वह साउंड एनर्जी हमारे कानों तक पहुंचती है। ऑफ एयर मोलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स, आपको ये याद रखना है कि ओनली साउंड एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू द vibrations of air molecules in the form of sound waves. Sound travels in the form of waves. A wave is a vibratory disturbance. Wave क्या है? Vibratory disturbance है। क्या है? Vibratory disturbance in a medium which carries energy from one point to another without there being a direct contact between the 2 पॉइंट्स, बिना कोई 2 पॉइंट को कांटेक्ट हुए ही किसी भी मीडियम में क्या है? वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है जिसके द्वारा वो क्या करता है? एनर्जी को कैरी करता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को पहुंचाता है बिना उसके दोनों पॉइंट के कांटेक्ट हुए। ए वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट passage. When a wave passes through a medium, the medium itself does not move along the direction of the wave. Only the particles of the medium vibrate about their fixed positions. जब भी कोई वेव किसी भी मीडियम से पास करता है तो मीडियम का मूवमेंट नहीं होता है, मीडियम itself does not move along the direction of the wave. वेव के डायरेक्शन में मीडियम का कभी भी मूवमेंट नहीं होता है। ओनली द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट, सिर्फ मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशंस, अपने ही फिक्स्ड पोजीशंस पर, और उसी वाइब्रेटिंग मीडियम पर यह साउंड वेव चढ़ करके आसानी से एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। Example, when sound waves produced by a ringing bell come to us through air, there is no actual movement of the air from the bell to our ears. जैसे कि हम लोग के घर में घंटी बजती है ना, और जब भी घंटी बजती है तो वो घंटी की आवाज हमारे कानों तक जब पहुंचती है तो उसमें जो एयर के माध्यम से जो ये आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही है तो एयर का मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ साउंड वेव्स का मूवमेंट होता है। ओनली द साउंड एनर्जी ट्रेवल्स, ओनली द साउंड एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर मोलिक्यूल्स, केवल साउंड एनर्जी ट्रेवल्स करती है वाइब्रेशंस ऑफ एयर मोलिक्यूल्स के द्वारा। सिमिलरली, when a water waves passes over the surface of water in a pond, it does not drive water to one side of the pond. Only the water molecules vibrate up and down about their fixed position. ठीक उसी तरह से जब भी वाटर में जो वेव बनता है तो वह वेव बनता है तो उसमें वाटर का मूवमेंट नहीं होता है, उसमें वहां क्या होता है? वाटर जो है सिर्फ अप और डाउन मूव करता है और वाटर अपने पोजीशन से मूव नहीं करता है और वेव्स हमारे को बनते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के वेव होते हैं। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड सेकंड इज ट्रांसवर्स वेव्स। ये 2 प्रकार के वेव हैं जिन्हें कि आप लोग को पढ़ना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। वेरी गुड। अब साउंड वेव्स जो है वह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये याद रखेंगे कि साउंड वेव्स कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स नहीं है। साउंड वेव्स कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ए वेव in which the particles of the medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave is moving is called a longitudinal wave. वैसा वेव जो कि in which the particles of medium, जिसमें कि मीडियम का जो पार्टिकल्स होते हैं
वो वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, आगे गया और पीछे आया, आगे गया और पीछे आया, बैक एंड फोर्थ यदि मूव हो इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, इन विच द वेव इज मूविंग, जिसमें कि वेव मूव कर रहा है, इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे ये देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन ए स्प्रिंग का ये एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं। यहां आप देखिए आगे जाता है और पीछे आता है, यानी रेरिफिकेशन होते हैं और कंप्रेशन होते हैं। कंप्रेशन यानी सिकुड़ गया, ठीक है, और रेरिफिकेशन हो गया, फैल गया, ठीक है, यानी एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे हो रहा है। तो इसे ही कहते हैं द बैक एंड फोर्थ मोशन of the coils of the spring is in the same direction that the wave travels। तो ये कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या होता है? आगे और पीछे मूवमेंट होता है वेव का। Longitudinal waves can be produced in all the three media, solids, liquids and gases। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होते हैं वो तीनों मीडियम में प्रवाहित होते हैं, सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी और गैसेज में भी। ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्प्रिंग विच कैन बी कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड इजिली इज कॉल्ड स्लिंकी। कोई भी स्प्रिंग जो कि आसानी से कंप्रेस्ड हो और एक्सटेंड हो, कंप्रेस हो यानी सिकुड़ जाए आसानी से और फैल जाए आसानी से, उसे हम लोग स्लिंकी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिंकी। द वेव्स which travel along a spring or a slinky when it is pushed and pulled at one end are longitudinal waves। कोई भी वेव्स जो कि स्प्रिंग में प्रोड्यूस्ड होता है आगे और पीछे आकर के, पुश और पुल होकर के, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन ए स्प्रिंग अ कंप्रेशन इज दैट पार्ट इन विच द कॉइल्स और टर्न्स आर क्लोजर टुगेदर देन नॉर्मल। कंप्रेशन किसे कहते हैं? नॉर्मल की तुलना में सिकुड़ जाना, है ना। ये देखिए ये कंप्रेशन है, यह हमारा नॉर्मल स्प्रिंग है, ये नॉर्मल स्प्रिंग है। और ये नॉर्मल स्प्रिंग में देखिए दूरी, देखिए देख रहे हैं, एक समान दूरी है ना। और यहां क्या हो गया? सिकुड़ गया, दूरी घट गई, तो ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग हो गया। और इन ए स्प्रिंग अ रेरिफिकेशन इज दैट पार्ट इन विच द कॉइल्स आर फर्दर अपार्ट देन नॉर्मल। क्या है? फर्दर अपार्ट देन नॉर्मल। नॉर्मल की तुलना में इसमें यहां क्या है? दो कॉइल्स के बीच की दूरी ज्यादा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं रेरिफिकेशन। क्या कहते हैं? रेरिफिकेशन। द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और एयर में जो साउंड वेव्स होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं। द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर व्हेन ए गिटार वायर, सितार वायर, तनपुरा वायर या वायोलिन वायर इज प्लग्ड आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। वो कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, बिकॉज दे आर साउंड वेव्स। आप तबला देखें बजते हुए, ऊपर नीचे, है ना। गिटार देखें बजते हुए, गिटार में आगे पीछे उसकी जो कमानी होती है, उसके जो सितारे तारे होते हैं वो आपको आगे पीछे होते हैं। तो ये क्या है कि साउंड वेव्स जो एयर में होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं। A compression is that part of a longitudinal wave in which the particles of the medium are closer to one another than the normal are, and there is a momentary reduction in volume of the medium। अब कंप्रेशन में क्या होता है? ये जो एयर है वो क्या हो गया? सिकुड़ गया, है ना। यहाँ क्या हुआ? सिकुड़ गया कंप्रेशन में। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर टू वन अनदर, एक दूसरे के नजदीक आ गए। और ए रेरिफिकेशन इज दैट पार्ट ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर फर्दर अपार्ट देन नॉर्मल, देयर इज ए मोमेंटरी इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द मीडियम। और यहाँ क्या हो गया? पार्टिकल हो गया क्या? रेरिफिकेशन में दूर दूर हो गए, तो ये क्या हो गया? रेरिफिकेशन हो गया। रेरिफिकेशन में क्या होता है? पार्टिकल्स जो होते हैं एयर के वो दूर दूर हो गए, और कंप्रेशन में क्या हो गए? नजदीक नजदीक आ गए। तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो गया? घट गया, वॉल्यूम यहाँ
डिक्रीज कर गया और यहाँ वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। वॉल्यूम कहने का अर्थ हुआ कि ये जो कप है, ये कप का साइज बड़ा हो गया। तो कप का साइज बड़ा हो गया तो वॉल्यूम बड़ा, और कप का साइज छोटा तो वॉल्यूम छोटा। सिंपल टर्म में आप समझ लो। A longitudinal wave consists of compression and rarefication traveling through a medium. Longitudinal waves क्या होता है, बहुत सारे कंप्रेशन और रेरिफिकेशंस के द्वारा ट्रेवल करते हैं मीडियम में। क्लियर? लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं बहुत सारे कंप्रेशन और रेरिफिकेशंस के। कंप्रेशन इज ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर। कंप्रेशन क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, नजदीक में ज्यादा हो गया एयर तो ज्यादा प्रेशर हो गया। वेयर एज रेरिफिकेशन इज ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। क्लियर है? वॉल्यूम यदि हाई है तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा, और वॉल्यूम यदि आपका लो है तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, है ना। प्रेशर हाई होगा ना, जब नजदीक ज्यादा आपके एयर हो गए तो प्रेशर हाई हो जाएंगे। ट्रांसवर्स वेव्स, अब हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव। यदि कोई वेव जो है वह आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है, लेकिन वो वाइब्रेट जो करता है वह अप एंड डाउन करता है, अप एंड डाउन करता है, तो ऐसी वेव्स को जो कि वाइब्रेट कर रहा है अप एंड डाउन लेकिन मूव कर रहा है वह वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। यानी कि अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है उसके राइट 90 डिग्री के एंगल पर यदि वेव आपको वाइब्रेट करता है तो वैसे वेव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। Transverse waves can be produced only in solids and liquids but not in gases. Transverse wave जो है वो केवल सॉलिड्स और लिक्विड्स में ही प्रोड्यूस्ड होते हैं, गैस में नहीं। ये याद रखने का चीज है कि ट्रांसवर्स वेव कहां प्रोड्यूस्ड होते हैं, सिर्फ सॉलिड और लिक्विड्स में, गैसेज में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस नहीं होते हैं। Number 1, the waves produced by moving one end of a long spring or slinky up and down rapidly whose other end is fixed are transverse waves। यदि आप एक स्प्रिंग लेते हैं और उस स्प्रिंग को एक दीवार से हम लोग एक तरफ बांध देते हैं और दूसरे तरफ ले करके इसे खींचते नहीं है बल्कि इसे ऊपर नीचे वाइब्रेट कराते हैं। क्या कराते हैं, अप एंड डाउन। यानी एक रस्सी लिए और एक रस्सी को हम लोग इस तरह से अप एंड डाउन कराते हैं, तो ये अप एंड डाउन जो आपका वेव चलता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। एज द वेव्स पासेज अलोंग द स्लिंकी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेव तो पास कर रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन द पार्टिकल्स ऑफ द स्लिंकी वाइब्रेट अप एंड डाउन। लेकिन स्लिंकी का ये जो पार्टिकल्स है, ये जो स्लिंकी जो है ये कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर और नीचे, लेकिन वेव चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी 90 डिग्री पर वाइब्रेशन हो रहा है एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। सो दिस इज टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। Second, the water waves or ripples formed on the surface of water in a pond are also transverse waves। और तालाब में यदि हम लोग ढेला मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं, स्टोन फेंकते हैं, तो वहां जो वेव बनता है वो कैसे बनता है, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ वाटर के चलते। लेकिन वेव चलता है किधर, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में। वेव जो है वो पॉन्ड में चल रहा है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, लेकिन मूव कर रहा है वाटर पार्टिकल्स क्या, अप एंड डाउन। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं,
ट्रांसवर्स वेव्स, यानी वाटर वेव्स जो आपका पॉन्ड में बनता है वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स वेव्स होता है। सिंस द वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन एट द सेम प्लेस, therefore a cork or leaf placed on the surface of water moves up and down at the same place as water wave moves across the surface of the pond। और यही कारण है कि यदि किसी तालाब में कोई कॉर्क पड़ा हुआ है और हम लोग अगर पत्थर फेंके तो वो क्या होता है, कॉर्क अपने ही जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, न कि यह कॉर्क जो है वो उस वेव्स के साथ बहता हुआ चला जाता है। क्यों नहीं जाता है बहता हुआ, क्योंकि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट करता रहता है। Thus when a stone is dropped in a pond of water, transverse water waves are produced on the surface of water। light waves and radio waves are transverse waves। ये याद रखेंगे कि लाइट वेव्स जो होता है और रेडियो वेव्स जो होते हैं ये दोनों ट्रांसवर्स वेव्स हैं। When the vibrating particles move upward above the line of zero disturbance, they form an elevation or hump, and when the vibrating particles move downward below the line of zero disturbance, they form a depression or hollow। देखिए ये पॉन्ड है और पॉन्ड में ये वाटर है और ये जो अभी वाटर शांत है, तो इस शांत वाटर में इस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। और जब पत्थर फेंके तो क्या हुआ, वाटर ऊपर की तरफ मूव किया, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट उठा जिसे कि हम लोग इलेवेशन कहते हैं या हम इसे क्या कहते हैं, इलेवेशन या हम, HUMP हम कहते हैं। और ठीक उसी तरह से फिर ये नीचे की तरफ भी एक बनता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। नीचे की तरफ गया तो उसे कहते हैं डिप्रेशन या कहेंगे हॉलो। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है इलिवेशन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसे हम लोग कहते हैं क्रिस्ट। क्या कहते हैं, क्रिस्ट। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एलिवेशन और हम्प formed is called elevation or hump, and the lowest point is called as trough। The elevation or hump in a transverse wave is called crest। इस elevation और hump को क्या कहते हैं, crest कहते हैं। और the depression or hollow in a transverse waves is called trough। और ये जो डिप्रेशन जो बना, ठीक है ना, डिप्रेशन जो बना या हॉलो जो बना इसे क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ए ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट्स ऑफ क्रिस्ट्स एंड ट्रफ्स। एक ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं वो बहुत सारे क्रिस्ट्स और ट्रफ्स के मिलने से बनते हैं। क्रिस्ट ट्रफ, इसी तरह से फिर क्रिस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रिस्ट, फिर ट्रफ बनते जाएंगे और इस तरह से ट्रांसवर्स वेव्स का फॉर्मेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। अब हम लोग देखते हैं साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड वेव के। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, आप लोग जानते ही हैं। विच कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशंस ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम, जो कि कंप्रेशंस और रेरिफिकेशंस के द्वारा मीडियम में ट्रेवल करते हैं। A sound wave can be described completely by 5 characteristics। एक साउंड वेव को निम्न 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट है वेवलेंथ, सेकंड है एम्पलीट्यूड, थर्ड है टाइम पीरियड, फोर्थ फ्रीक्वेंसी एंड फिफ्थ वेलोसिटी और स्पीड। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट वेवलेंथ, आइए देखते हैं सबसे पहले वेवलेंथ। द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ।
इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स इट इज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं एक कंप्लीट वेव को, एक कंप्लीट वेव को हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ। यानी कहने का अर्थ हुआ यदि आप दो क्रिस्ट के बीच की दूरी को ले लीजिए तो उसे हम लोग कहेंगे वेवलेंथ, या दो ट्रफ के बीच की दूरी को ले लीजिए तो हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। यह क्या होता है, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। जैसे देखिए ये यहां से ये यहां आया तो ये 1/4 है, क्या है 1/4 है एक सर्किल का। अब ये यहां से यहां आया तो ये सेकंड 1/4, और ये यहां से यहां आया 3/4, और यहां ये यहां आया 4/4, यानी कंप्लीट सर्किल बना दिया, यानी एक कंप्लीट वेव बन गया। और इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, वेवलेंथ। यानी दो क्रिस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। द वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा, और वेवलेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। इसे क्या पढ़ते हैं, लैम्डा। इन ए साउंड वेव द कंबाइंड लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेडिफिकेशन इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। और साउंड वेव में हम लोग क्या करते हैं, किसे कहते हैं वेवलेंथ, द कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेडिफिकेशन इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। एक कंप्रेशंस और एक रेडिफिकेशंस की बीच की ये जो टोटल दूरी है इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहते हैं। एक कंप्रेशंस और एक रेडिफिकेशन समाहित हो जाए तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। या ऐसा भी कह सकते हैं दो कंप्रेशंस के मिड पॉइंट्स के बीच की दूरी को भी हम लोग वेवलेंथ कह सकते हैं। In a sound wave, the distance between the centers of two consecutive compressions or two consecutive rarefication is also equal to its wavelength। ये जो compressions हैं, सेंटर ऑफ कंप्रेशंस या सेंटर ऑफ रेरिफिकेशंस के बीच की दूरी को भी हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। जब कंप्रेशन हो गया तो ये देखिए यहां क्रिस्ट पर आ गए, दो क्रिस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ हो गया। या एक्सपेंशन है तो सेंटर है एक्सपेंशन का, ठीक है, तो ये दो ट्रफ हो गया तो दो ट्रफ के बीच की दूरी हो गया, ये भी आपका वेवलेंथ हो गया लैम्डा। द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग वेवलेंथ इज मीटर एम, और वेवलेंथ को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, मीटर एम में। यानी एसआई यूनिट वेवलेंथ का क्या है, मीटर। The distance between the centers of a compression and an adjacent rarefication is equal to half of the wavelength। और एक कंप्रेशन जो सेंटर का होगा ये यहां रहा, और एक एक्सपेंशन का जो सेंटर हुआ इसका जो दूरी जो होगा, सेंटर ऑफ कंप्रेशन और सेंटर ऑफ एक्सपेंशन के बीच की दूरी जो होती है वो हाफ ऑफ वेवलेंथ होती है, यानी लैम्डा बाई 2 होती है। एम्पलीट्यूड सेकंड टर्म है हमारा एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स of the medium from their original undisturbed positions when a wave passes through the medium is called amplitude of the wave। एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोई भी लाइन ऑफ नॉर्मल जो पोजीशंस है वहां से वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कितना दूर तक डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। यानी कि हाइट ऑफ क्रिस्ट या depth of trough is called as amplitude। The term amplitude is in fact used to describe the size of the wave। एम्पलीट्यूड का उपयोग जनरली हम लोग वेव के साइज को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं कि वेव जो है वह कितना चौड़ा है, उसी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एम्पलीट्यूड का उपयोग करते हैं। डिनोटेड बाय द लेटर ए, और एम्पलीट्यूड को हम लोग इंडिकेट करते हैं किस चीज से, ए से। और एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर एम, और इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा, क्योंकि यह हाइट ऑफ क्रिस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ को डिफाइन करता है। थर्ड है टाइम पीरियड।
द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव और साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक वेव के फॉर्मेशन में जितना भी टाइम लगता है उसे ही हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। या कहिए एक वेवलेंथ के बनने में, वन वेवलेंथ की जो भी दूरी होती है, इसे बनने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम पीरियड होता है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगे उसे ही टाइम पीरियड कहते हैं, इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। डिनोटेड बाय लेटर टी, और इसे हम लोग टी लेटर से डिनोट करते हैं। और एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड्स, और टाइम पीरियड का यूनिट जो है वो क्या होता है, सेकंड होता है एसआई यूनिट। जैसे कि ये जो आपका क्रिस्ट है, अब ये यहां से यहां तक क्रिस्ट, ये दो क्रिस्ट जो हुआ यही हमारा एक वेवलेंथ कंप्लीट हुआ, यानी एक वाइब्रेशन हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। दैट इस एक वेवलेंथ को बनने में जितना समय लगा हो वही हमारा टाइम पीरियड हुआ। यानी 1 से लेकर 5 तक चलने में, यहां से तो यहां से यहां चला 1 सेकेंड, यहां से यहां चला 2 सेकेंड, यहां से यहां चला 3 सेकेंड, यहां से यहां चला 4 सेकेंड। यानी टाइम पीरियड फॉर वन वेव इज 4 सेकेंड। तो यहां पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। फोर्थ है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। और जो नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, और एक सेकेंड में जितना भी वेव्स फॉर्म करता है, जितना कंप्लीट वेव फॉर्म हो, जितने साइकिल्स फॉर्म हो या जितने वेवलेंथ बनते हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड में टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ कितने फॉर्म किए, सिंपल वर्ड में, है ना, उससे ही हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। The number of vibrations per second is called frequency. If 10 complete waves or vibrations are produced in 1 second, then the frequency of the waves will be 10 Hz. यदि एक सेकंड में 10 वेव फॉर्म करे तो उसे हम लोग कहते हैं 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है क्या, हर्ट्ज, या कहिए 10 साइकिल्स पर सेकंड, जिसे दूसरे टर्म में कह सकते हैं 10 साइकिल्स पर सेकंड। यानी कहने का अर्थ हुआ फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है, साइकिल्स पर सेकंड, जिसका दूसरा टर्म क्या है, हर्ट्ज, ये ऐसा यूनिट है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज इवन व्हेन इट पासेज थ्रू डिफरेंट सबस्टेंसेज। और कोई भी वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फिक्स्ड होता है, अगर आप मीडियम चेंज कर देंगे तो भी उसका वेव का फ्रीक्वेंसी वही होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज which is written as hz. The frequency of wave is denoted by the letter f. और फ्रीक्वेंसी जो होता है उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये स्मॉल f से। Though in some books they use न्यू, और कुछ किताबों में देखिएगा कि इस तरह से न्यू से डिनोट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को, लेकिन हम लोग यहाँ यूज करेंगे क्या, स्मॉल f। The frequency of a wave is the same as the frequency of vibrating body which produces the waves. और कोई भी वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वह वाइब्रेटिंग बॉडी के फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये याद रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो वेव जो प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वो इक्वल होगा किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का। जितना भी वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रीक्वेंसी होगा उसी के बराबर आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा वेव का। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव।
सपोज द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज t सेकेंड्स। हम लोग जानते हैं कि एक वेव में, एक कंप्लीट वेव को बनने में जो भी समय लगता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और सपोज द टाइम पीरियड ऑफ ए वेव इज t सेकेंड्स। यदि हम लोग मान लें कि कोई वेव बना और उसको बनने में t सेकेंड्स लगा, तो नाउ इन t सेकेंड्स द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड 1। t सेकेंड्स में एक वेव प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव कितने प्रोड्यूस्ड होंगे, 1/t। क्लियर? अगर t सेकंड्स में एक वेव प्रोड्यूस्ड होंगे तो एक सेकंड में कितने बनेंगे, 1/t। बट द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, एक सेकंड में जितने भी वेव प्रोड्यूस होंगे उसे ही ना। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया, 1 टाइम पीरियड, दैट इज f बराबर 1/t। क्लियर है? इसे याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड या f बराबर 1/t। वेलोसिटी ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव। The distance traveled by a wave in 1 second is called velocity of the wave और speed of the wave। क्लियर है? हम लोग जानते ही हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव वही होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बाय अ वेव, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वेव के द्वारा, वही उस वेव का वेलोसिटी या स्पीड होगा। और द वेलोसिटी ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल v। और वेलोसिटी ऑफ वेव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इज मीटर्स पर सेकेंड। और SI यूनिट इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है ना, ये SI यूनिट हुआ।